Hello friends, I welcome you all to the class 11 Organic Chemistry Unit 12 Lecture 6. इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहे तो उन्हें जाके देख सकते हैं. लेक्चर 6 में हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में. सो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं. ये जो सारा कंटेंट है आपकी एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे रीड भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ. सो यहाँ पे दे रखा है कि इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, वो रिएक्ट करता है अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट के साथ, और उससे क्या होता है कि इंटरमीडिएट एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनते हैं एंड देन वी फाइनली गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, उस पर एक अटैकिंग रिएजेंट ने क्या किया, अटैक, मतलब दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन था. इंटरमीडिएट फॉर्म हो जिससे हमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिल जाता है कुछ रिएक्शंस में. इंटरमीडिएट के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. इंटरमीडिएट बेसिकली एक अनस्टेबल स्टेट होती है जिसमें अगर उसका एक लाइफ टाइम होता है, अगर वो एक सर्टन लाइफ टाइम एक सर्टन रेंज से कम है तो वो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा. तो हमें अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ती है जिससे हमें प्रोडक्ट मिल जाए. अब बात करते हैं इन दो मेन कंपोनेंट्स की जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, जो है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट. सो सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट. तो एक देखो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट. तो सबस्ट्रेट का क्या रोल होता है कि वो कार्बन को एक नया बॉन्ड प्रोवाइड करता है और रिएजेंट बेसिकली अटैक करता है सबस्ट्रेट पे. ठीक है, सो बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, then choice is arbitrary, and in this case the molecule on which attention is focused is called substrate. ठीक है friends, so a sequential account of each step describing details of electron movement, energetic during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of reactants into products is referred to as the reaction mechanism. मतलब एक पूरा ये मैकेनिज्म होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसे हम पूरी काइनेटिक्स बोलते हैं. ये होता है बेसिकली हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म. एक एक स्टेप होता है इसमें कि पहले रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड फिर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. मतलब इस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स भी होती हैं, बॉन्ड ब्रेक भी होता है, बॉन्ड फॉर्म भी होते हैं. तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज भी होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स भी होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकेज भी होती है. इससे हमें रिएक्टेंट से एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है और इसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म. अब बात करते हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. फिजन यानी कि एक तरह से ब्रेक करना. ठीक है, फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग. सो कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स क्लीव्ड आइदर बाय, क्लीव्ड का मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग है. सो होमोलिटिक, देखो दो तरीके की क्लीवेज होती है, एक तो होमोलिटिक, एक हेटेरोलिटिक. दोनों में डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड्स के दोनों साइड पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर रेडिकल्स जब फॉर्म हुए तो वो होमोलिटिक क्लीवेज होता है. ठीक है, मतलब जिसमें आप यहाँ पे देख सकती है होमोलिटिक क्लीवेज कॉजेज बॉन्ड टू ब्रेक इन सच अ मैनर दैट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड गोज टू बोथ द एटम्स. तो यहाँ पे एक बॉन्ड में मैंने जैसे बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एटम पे, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे एटम पे. तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों एटम्स में. ठीक है, movement of single electron takes place instead of electron pair. This phenomenon takes place by heat or light. Single electron movement shown by half-headed fish hook arrow. fish hook arrow के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स. ये हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया. हीट और लाइट के थ्रू हमें क्लीवेज करवाते हैं. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज इन हम रेडिकल्स कहते हैं. ठीक है, अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है इन सच अ मैनर दैट इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स ऑन वन एटम ओनली. तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एक ही एटम पे रहता है. अब ये बॉन्ड ब्रेकेज किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. अब जैसे CH3 और ब्रोमीन को अगर हम कंपेयर करें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये कोशिश करेगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख ले. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को और अट्रैक्ट करेगा. सो ड्यू टू दिस वन एटम हैज़ सेक्सटेट, यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है, क्योंकि एक पूरा एटम जो है उसके पास ऑक्टेट होना चाहिए फॉर बीइंग न्यूट्रल.
और दूसरे के पास जो होता है क्या होता है, वैलेंस ऑक्टेट होता है विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि कार्बन आयन कहते हैं। मतलब उसके पास एक पूरा ऑक्टेट तो होते हैं, बट उसके पास एक नेगेटिव चार्ज या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है आपके पास, जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमारा कार्बन आयन हो गया, और यहाँ पे CH3+ ये हमारा हो गया कार्बोकेटाइन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन, ये क्या होते हैं। कार्बोकेटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड स्पीशीज विद सेक्सटेट एंड इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब जिस स्टेट में है ये या तो रिएक्टेंट्स फॉर्म करेंगे तुरंत प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे एडिटिव्स हमने क्या डाले रिएक्शन के दौरान उन सब पे डिपेंड करता है। तो इनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है, काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, और ये इनके पास सेक्सटेट यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इन सबके ऊपर, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो होती है इस टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा है, फिर ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि CH3 जो है यहाँ पे अपने एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ी है। यहाँ पे जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपना क्लाउड शेयर कर रहे हैं सेंटर वाले कार्बन के साथ, जबकि यहाँ पे कार्बन का नंबर सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 साइड ग्रुप्स में अटैच्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे बहुत कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक कार्बन है, तो यहाँ पे उतना बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो इसकी लाइफ सबसे कम लाइफ है इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन की। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन की। सो द शेप ऑफ CH3+ ऐसे डिनोट होता है ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। मेथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम है, ठीक है। सो CH3+ may be considered as being derived from the overlap of 3 equivalent कार्बन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं CH3+ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि इसकी ये 2 ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर है, ये p ऑर्बिटल्स हो गए आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम से सेम प्लेन में, वहीं ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो द कार्बोकेटाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, राइट। अब बात करते हैं कार्बन आयन की। स्पीशीज दैट कैरी द नेगेटिव चार्ज जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं ये यूजुअली, एंड इनका टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रन मतलब लाइक एक पर्टिकुलर प्लेन है, अब हाइड्रोजन जो है उस प्लेन के नीचे है, और ये जो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो पेयर है ये ऊपर है, ये उस प्लेन के ऊपर है। मतलब आप एक प्लेन मान के चलो XY, तो ये ऊपर परपेंडिकुलर वाली साइड पे हो गए, ठीक है ना। ये मतलब Z प्लेन में हो गए, ये पॉजिटिव Z वाली साइड और ये नेगेटिव Z वाली साइड, तीनों हाइड्रोजन आप मान के चलो कि नेगेटिव Z वाली साइड है, और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये पॉजिटिव Z वाली साइड है। तो कार्बन आयन का जो है टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स हमें मिलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज में, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं एंड कॉजेज होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस। इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होता है कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे रेडिकल वाले कार्बन एटम के साथ अटैच, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब देख सकते हो मिथाइल ग्रुप जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल है यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, और सबसे लीस्ट स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शंस में इंटरमीडिएट प्रेजेंट होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इनके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स की। सो मॉलिक्यूल्स एज सच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट इज़ कन्वीनियंट टू नेम वन रिएजेंट एज सबस्ट्रेट एंड द अदर एज रिएजेंट। तो यहाँ पे एक जो होता है हमारा सबस्ट्रेट होता है, मतलब 2, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे हम एक क्लियर डिस्कशन कर रहे हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट का। तो एक को हम कहेंगे सबस्ट्रेट एंड दूसरे को हम कहते हैं रिएजेंट एक रिएक्शन में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। सो a molecule whose carbon is involved in new bond formation is called substrate and the other one is called as reagent, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप रिएक्शन देख सकते हो, आपके NCERT में मेंशन है कि जैसे यहाँ पे आपको इथीन दे रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट एंड Br2 एक रिएजेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है। तो
इसे हम कहेंगे 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया सबस्ट्रेट एंड ये हो गया रिएजेंट। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे आपका मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड जो है वो रिएजेंट है। तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया विद HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। इसे हम बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, ऐसे आप प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको ये रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। सो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो रिएजेंट्स होते हैं दैट अटैक द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। द रिएक्टिव साइट मे बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड एटम विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ये वो रिएजेंट्स होते हैं जो कि अटैक करते हैं एक सबस्ट्रेट पे, और वो जो सबस्ट्रेट होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है, मतलब उसके पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल हो सकता है, आउटर शेल उसका इनकम्प्लीट हो। एंड अटैकिंग स्पीशीज जो हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर लाती है टू द रिएक्टिव साइड। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड, ये नेगेटिव साइन है बेसिकली, एंड यहाँ पे साइनाइड Cn- एंड कार्बोनाइन Cr3 विद इलेक्ट्रॉन पेयर। जो डॉट दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर शो करते हैं। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं करने के न्यूक्लियोफाइल्स, H2O एंड R3N। ठीक है, सो अमीन्स हो गए आपके, एंड ये जो H2 है ये आपके हो गए न्यूक्लियोफाइल्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। सो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं रिएजेंट्स अटैक ऑन द सबस्ट्रेट दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एंड ये जो है इलेक्ट्रॉन्स दूर ले जाते हैं फ्रॉम द रिएक्टिव साइड। अब जो रिएक्टिव साइड है जिसपे ये स्पीशीज जिसपे ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे उस रिएक्टिव स्पीशीज से, उस मतलब उस सबस्ट्रेट से। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए कार्बोकेटाइन, उस पर प्लस चार्ज होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो एक स्पीशीज पे अटैक करते हैं। न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनाइल हो गया, अल्काइल हैलाइड्स, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। पहला होता है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, जैसे आप देख सकते हो, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है नीचे एंड ऊपर आपका पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एंड सेकेंड वे है कि फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। तो पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम में कैसे होते हैं कि पाई बॉन्ड जो होते हैं ये इस एडजेसेंट एटम पे आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो गया। एंड थर्ड है फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, यानी कि यहाँ पे एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के ऊपर पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये 3 मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपके बेसिकली रिएक्शंस कंडक्ट कराने में काम आती है। आगे जाके हम इसमें मतलब इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से लाइक रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, ये इन पे ही बेस्ड है। वैसे फिशो का एरो की बात करें, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, होमोलिटिक क्लीवेज में, होमोलिटिक क्लीवेज में जैसे क्या होता है कि पार्शियल लाइक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे चले जाते हैं। सो फिशो का एरो को हाफ हेडेड एरो भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन है एंड मिथाइल ब्रोमाइड के बीच में रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो होगी हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपकी, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इस बॉन्ड के। ठीक है, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो OH माइनस के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि वो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसे दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे फिशो का एरो नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, कंप्लीट एक पूरा बॉन्ड, एक पूरा इलेक्ट्रॉन पे एक एक एटम पे जा रहा है। ठीक है ना, बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो है होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है क्लोरीन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप के ऊपर जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका ये जो एरो है ये आपका फिशो का एरो है। यहाँ पे अब आपके मिथाइल रेडिकल एंड क्लोराइड रेडिकल फॉर्म हो गए, और ये यूजुअली रिएक्शन आपकी होती है लाइट या फिर हीट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स,
सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट. सो प्लीज़ लाइक, शेयर द video and do subscribe the channel. Thank you so much friends for watching the video. Thank you.